हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ के डीजे लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का विषय विज्ञान का पाठ 18, जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी बाय राजेंद्र सूर्यवंशी सर। तो आइए शुरू करते हैं अपशिष्ट जल की कहानी। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। तो देखते हैं हम जल हमारी जीवन रेखा। देखते हैं स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छता के जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था, कई क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण आलावड़ यानी कि ताजा जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी की स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल प्रकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। जल की सफाई करने के प्रबंध में जल के स्रोतों में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उनमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से बाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बाहित मल क्या है। बाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। बाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं। ये अपद्रव संदूषक कहलाते हैं। तो देखते हैं, बाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। कार्बनिक अशुद्धियां, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियां, नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं, पोषक तत्व, फास्फोरस आदि, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जीवाणु,
हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले, अन्य सूक्ष्मजीव, पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले। अब हम देखते हैं जल शोधन, एक घटनापूर्ण यात्रा। घरों तथा सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो बाहित मल को अपने उद्गम स्थल से उनके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। देखते हैं प्रदूषित जल का उपचार। इसे समझने के लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो बाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। तो देखते हैं, इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों के समूह में विभाजित कर लें। प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। पहला है, कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी मात्रा में, अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दें। दूसरा, जार में ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। तीसरा है, 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना बन की चिट लगाकर इसे निलंबित करें। मिश्रण की गंध कैसी है। चौथा, कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला एक्वेरियम के बातित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। बातित्र को रात भर जुड़ा रहने दें ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक बातन हो सके। यदि आपके पास बातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोडक अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार विलोडित करना पड़ सकता है। पांचवा है, अगले दिन जब बातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे बातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। छठा, फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी में गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। कीप में पहले बालू, इसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। चित्र में देखिए, वास्तविक फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए बातित्र द्रव में फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता है। फिल्टर जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालिए और इसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक कि जल स्वच्छ ना हो जाए। परख नली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। सभी परख नलियों के नमूनों को ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इन्हें चखिए मत,
केवल इनकी गंध सूंघिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बातन के बाद द्रव के रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? क्या बातन से द्रव की गंध बदल जाती है? बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर की गई हैं? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया है? क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अनुरुचिकर होती है? अब देखते हैं हम अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैव पदार्थ या द्रव्यों को पृथक करने की में सहायक होते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाखा छन्ने यानी बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरा, अपवाहित अपशिष्ट जल को ग्रिल या ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले आया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे इसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पैंदी में बैठ जाते हैं, चित्र में देख सकते हैं। तीसरा, फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले आया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली में के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक या स्लज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र या स्किमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां पर अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उपस्थित होने वाले बायोगैस, जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। चौथा चरण, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें ये जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। चित्र में देख सकते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पैंदी में संक्रियत आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। संक्रियत आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। क्या आप जानते हैं, यह सुझाव दिया जाता है कि हमें बाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। अब देखते हैं, जागरूक नागरिक बने। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उसकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं।
हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयानक हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों पर अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वस्थकर एवं रोगकारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियां तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगरपालिका और ग्राम पंचायत को इस विषय में या परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला बाहित जल पास पड़ोस की गंदगी फैला रहा हो तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अब हम देखते हैं अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोतों पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि उस बात को या इस बात के प्रति सचेत करना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। पहला, खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देते हैं, जिससे उनकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। दूसरा, पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर, तेल, औषधियाँ आदि रसायन का सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। तीसरा है प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टैवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते। इससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। देखते हैं स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी और संदूषित जल, पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौमजल कुओं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत हैं, जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था। अतः अनुपचारित मानव मल एक जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है, जिसमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित हैं। अब हम देखते हैं बाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथा स्थान बाहित मल निपटान संयंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त हैं जहां मल बहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों का समूह। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट की स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जक की व्यवस्था या आवश्यकता नहीं होती। शौचालय से मल बंद नालियों में होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है
उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं कृमि संस्करण शौचालय। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा अनुपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केंकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। अब बात करते हैं सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग वहां आते हैं। यहाँ विशाल यात्रा के अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के लिए निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया गया है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ादान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी की भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वच्छ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतें को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपनी दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिताओं से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। तो हमारा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।